हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर महीने के वीकली करंट अफेयर तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो मंथली वीडियो आज हम कवर करेंगे। मंथली वीडियो के अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये 2022 का लास्ट मंथ है और लास्ट आप मंथली वीडियो देख रहे हो 2022 का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना है, इसमें आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर के मंथली करंट अफेयर, जिसमें हम टॉप 100 करंट अफेयर जो हैं वो दिसंबर महीने के कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से पॉइंट सही हैं अगर कैबिनेट अप्रूवल्स देखें दिसंबर की 2022 की। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि पेंशन जो आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स की आएगी या उनके फैमिली पेंशनर्स की है, तो 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर ही ले आए हैं, और वो रेट्रोस्पेक्टिवली पिछली डेट से कर दिया है 1 जुलाई 2019 से। ये बात बिल्कुल सही है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि नरेंद्र मोदी जी ने चेयर की है, उन्होंने बताया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कॉपरा का, मतलब आप कह सकते हो कि जो नारियल का बाहर का हिस्सा है उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो 2023 सीजन का उन्होंने अनाउंस कर दिया है। उन्होंने स्पेशली कह दिया है कि फेयर एवरेज क्वालिटी जो मिलिंग कॉपरा होगा उसका 10,860 पर क्वांटल होगा 2023 सीजन के लिए, और बॉल कॉपरा के लिए जो है वो 11,750 होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ABC जो है वो आंसर होगा। और साथ ही साथ जब इसको 1 जुलाई 2019 से लागू कर दिया इस 1 पेंशन 1 रैंक स्कीम को, तो इसका मतलब इसमें कई पेंशनर्स जो हैं वो और भी आ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको पुराना पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने इसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए जो हैं वो और ऐड कर दिए ताकि पुराने पैसे लोगों तक जो है वो पहुंचा दिए जाए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2012 फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट
कौन है जिनका नाम है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, और वो ओनली इंडियन और ओनली बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि टॉप 25 एथलीट में शामिल हैं। मतलब जो पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स हैं उस सूची में टोटल 25 हैं जो फोर्ब्स ने जारी की है, उसमें से पीवी सिंधु जो है वो मात्र एक ऐसी एथलीट हैं जो इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो पीवी सिंधु का रैंक कौन सा है? पीवी सिंधु जो है वो पूरे वर्ल्ड में 12th रैंक पे है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है पीवी सिंधु की जो टोटल अर्निंग मानी जा रही है वो $7.1 मिलियन जो है वो आंकी जा रही है, और ओनली प्लेयर हैं इंडिया से या ओनली बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि टॉप 25 की लिस्ट में शामिल हैं। क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की टॉप एथलीट कौन सी हैं जो हाईएस्ट पेड हैं? और उनका नाम है नाओमी ओसाका। याद रखोगे, नाओमी ओसाका जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं। उनकी टोटल अर्निंग $51.1 मिलियन जो है वो आंकी जा रही है। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? टेनिस से। और दूसरी जो प्लेयर हैं वो सेरेना विलियम्स हैं, वो भी टेनिस से बिलोंग करती हैं, और उनकी टोटल अर्निंग जो है वो $41.3 मिलियन आंकी जा रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। टोटल लोन अमाउंट कितनी दी जाएगी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से HDFC को, ताकि वो आगे ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कर सके, मतलब घर बना सके और साथ ही साथ लोग जो हैं वो इस तरह का घर बना सके जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए HDFC जो है वो लोगों को पैसा देगा, लेकिन HDFC को पीछे से पैसा कौन दे रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रही है। कितना पैसा जो है वो इनको मिलेगा? ये मिलेगा $400 मिलियन। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि मेंबर है एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, वो $400 मिलियन लोन दे रहे हैं HDFC बैंक को, या आप कह सकते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और ये आगे ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करेंगे, इंडिया में लोगों को पैसा देंगे और ऐसे घर बनाएंगे जहां पे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। मतलब हम सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर जो है बेसिकली फोकस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के ऊपर HDFC भी साथ में फोकस कर रहा है। तो नई इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो अर्बन हाउसिंग गैप है वो भी क्या होगा? यहाँ पे कम होगा, और साथ ही साथ जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट अफोर्डेबल घर जो हैं वो लोगों को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड, किसको यूनेस्को का फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज अवार्ड दिया गया है, जिसकी फेलोशिप स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2023 से। यूनेस्को का फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, और ये अवार्ड मिला है KS रंगप्पा को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये अवार्ड जो है उसको फेलोशिप अवार्ड कहा जाता है। ये वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस का जो है वो एक प्रोग्राम है, आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का एक प्रोग्राम है या फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इटली के अंदर। मतलब इस वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इटली के अंदर। यहाँ पे साइंस की एडवांसमेंट के लिए काम जो है वो किया जाता है। तो इस फेलोशिप का 1 जनवरी 2023 से जो है वो स्टार्ट होगा, और इसका मतलब है कि जो प्रोफेसर रंगप्पा हैं वो अब जो है वो यहाँ पे यंग साइंटिस्ट को नॉमिनेट कर सकते हैं अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी से, ताकि वो यहाँ पे रिसर्च कर सके और उनको रिसर्च ग्रांट्स जो हैं वो मिल सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में किसको रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और कितने टाइम पीरियड के लिए? और 3 साल के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है PN वासुदेवन को। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इनका टाइम पीरियड 23 जुलाई 2022 से जो 2023 से जो है वो लगातार आप कह सकते हो कि 3 साल और चलेगा। तो मतलब अदरवाइज खत्म हो जाना था ये टाइम पीरियड, लेकिन 3 साल के लिए इनको और अपॉइंट कर दिया है, और RBI ने इसके लिए अप्रूवल जो है वो दे दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में सितवेनी राबुका 12th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? तो नाम एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सितवेनी राबुका। तो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये फिजी के बने हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर का पद किसके पास था? फ्रैंक बेनी के पास था, और पूरा नाम है इनका फ्रैंक बैनिमारामा, और ये 16 साल तक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हुआ क्या था कि फ्रैंक बेनी जो है वो फिजी की फर्स्ट पार्टी को ओवरथ्रू करते हैं, मिलिट्री कूप करते हैं 2006 के अंदर। जैसे ही मिलिट्री ने सारी चीज़ें जो है वो अंडर ले ली, तो 2007 में ये खुद क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर। तो अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे ही काम कर रहे थे, लेकिन सितवेनी राबुका जो है वो अब इलेक्शंस होते हैं और नई पोस्ट के ऊपर आते हैं और 12th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फिजी कंट्री के।
लेकिन सितवैनी राबू का पहली बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। इससे पहले ये 1992 से लेकर 96 तक भी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब दूसरी बार ये इलेक्ट हुए हैं इस पोस्ट के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन से मिशन के लिए? तो वो सहायता लेगा यूएसए की इसरो, और ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए सहायता लेगा यूएसए की। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो याद रखना है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में सहायता लेगा यूएसए की, और लास्ट 5 सालों के अंदर इंडिया ने 4 कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किए हैं। किसके साथ? यूएसए के साथ, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूएसए हमारी मदद कर सके। और यूएसए के बिना भी हमने कई कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि हमने जो एग्रीमेंट किया है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, ताकि हम स्पेस साइंस मिशंस के ऊपर काम कर सकें। और ऐसे ही हमने जापान के साथ टाई अप किया है, ताकि जो हमारे ल्यूनर मिशन है या सोलर मिशन है उसके ऊपर आगे काम किया जा सके। तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्लाइड से याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन दी गई है वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड के अंदर, जिसको ऑस्कर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप शामिल कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको ऑस्कर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। और ये आईआईटी है हमारे पास, आईआईटी मद्रास। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आईआईटी मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, उनको ये ऑस्कर ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइजेशन दी गई है, क्योंकि एक वॉर्टन कैंपस है फिलाडेल्फिया यूएसए के अंदर, वहाँ पे ये सेरेमनी की गई। और आईआईटी मद्रास का कौन सा प्रोग्राम जो है वो सुर्खियों में रहा? वो रहा इनकी बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री किसके अंदर? डेटा साइंस के अंदर, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन के अंदर, जिसको कि सिल्वर मेडल से नवाजा गया है बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी के अंदर। ऐसे एक प्रोग्राम है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, जो कि जॉइंट इनिशिएटिव रहा आईआईटीज़ का और IISc बेंगलुरु का। इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी के अंदर। ऐसी ही एक एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसका नाम है माइंड स्पार्क लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इनहेंस लर्निंग आउटकम। तो इसको भी सिल्वर मेडल दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने के लिए एजुकेशन के अंदर, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से आईआईटी को रिकॉग्नाइजेशन मिली है, वो है आईआईटी मद्रास। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has been recently appointed as the Prime Minister of Nepal? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नेपाल का किसको अपॉइंट किया गया है। पुराने तो सबको होंगे, ये थे हमारे पास ओल्ड प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जी, लेकिन उनकी जगह अब आ गए हैं पुष्पा कमल दहल। तो इसका मतलब अपने याद रखना है, इंडिया में भी कमल है और यहाँ पे भी क्या है? कमल है। तो विद्या देवी भंडारी जी जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 68 साल के पुष्पा कमल दहल को एज ए आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के पद पे नियुक्त किया है। और ये चेयरमैन है कौन सी पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं। और ये तीसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, किसको हरा के? शेर बहादुर देउबा को, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 जो कि रिलीज किया गया सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से दिसंबर में, तो इंडिया जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो फिलहाल है, जो कि 2022 की रैंकिंग के अंदर पता लगा, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा कौन से साल तक? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से साल तक जो है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगा? ये 2037 तक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इस रैंकिंग को नाम दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। किसके द्वारा जारी की गई है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से इसको जारी किया गया है। तो फिलहाल इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है इस 2022 की रैंकिंग में, और 2023 में भी जो है वो कौन से नंबर पे रहेगा? 5वें नंबर पे रहेगा। 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो इंडिया रहेगा। सबसे टॉप पे कौन है? यूएसए है। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है। तीसरे नंबर पे जापान है। चौथे पे जर्मनी है। और 5वें पे कौन सी कंट्री है? इंडिया है। और 2035 तक जो है वो इंडिया वर्ल्ड की $10 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो बन जाएगा। $10 ट्रिलियन इकॉनमी। और 2037 तक इंडिया जो है वो टॉप 3 वर्ल्ड की इकॉनमी में शामिल हो जाएगा। टॉप पे जो है वो चाइना होगा, दूसरे पे यूएसए होगा, और तीसरे पे कौन होगा? इंडिया होगा।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बनी है, वो पहले 6 मेंबर की थी, अब कितने मेंबर जो हैं वो इसमें कर दिए हैं। अब इन्होंने टोटल 8 मेंबर जो हैं वो कर दिए हैं। साथ ही इन्होंने एक दूसरी कमेटी जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी है, उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने कर दिए हैं, 7 कर दिए हैं। तो आंसर तो फिलअप तो हमने कर दिया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। तो आपने याद रखना है कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, ताकि कोई भी इंटरनेट के ऊपर अटैक ना हो, हमारे अकाउंट्स हैक ना हो, हमारा जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है उसमें कोई घुस ना सके, उसमें कोई वायरस ना आ सके। तो उस चीज़ को मजबूत करने के लिए ये कमेटीज़ बनाई गई हैं कि किस तरह से ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी की कमेटी है वो पहले 6 मेंबर की थी, अब 8 की कर दी है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेंगे नवीन कुमार सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के। और दूसरी कमेटी भी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर है और उसके 7 मेंबर्स हैं। और उसको चेयर कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेंगे एच कृष्णमूर्ति। एच कृष्णमूर्ति IISc बेंगलुरु के अंदर प्रोफेसर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड, किसको अटल सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको अटल अन्वेषी शिखर सम्मान भी बोला जाता है। दिल्ली के अंदर ये सम्मान जो है वो दिया गया, अटल सम्मान अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। और ये अवार्ड मिला है प्रभु चंद्र मिश्रा को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। तो प्रभु चंद्र मिश्रा को 9th अटल समारोह के अंदर दिया गया, जिसको अटल सम्मान समारोह भी बोला जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और नई दिल्ली के अंदर ये अवार्ड उनको दिया गया। और ये अवार्ड उनको साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में स्पेशली दिया गया। ये उनकी खोज है स्टेम सेल के ऊपर, उनकी कई मेडिसिन जो कि आप कह सकते हो कि बच्चे को पैदा करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह की इन्होंने साइंस एंड रिसर्च के अंदर योगदान दिया है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इनके जो काम के अंदर जो है वो कई डिजीजेस को रोकने का हमने काम किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। रेलवे बोर्ड की बात हो रही है, नए CEO और चेयरमैन कौन बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के। तो इससे पहले आपने याद रखना है कि कौन थे, विनय कुमार त्रिपाठी थे। मतलब ओल्ड जो चेयरमैन थे वो बन चुके हैं विनय कुमार त्रिपाठी, और नए बने हैं अनिल कुमार लाहोती। तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। और इन्होंने 1 जनवरी 2023 से जो है वो अपना कार्यभार संभाल लिया है। और ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है रेलवे बोर्ड चीफ की जब से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है IRMS, जिसको हम कहते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो पुराने याद रखने हैं कौन थे, विनय कुमार त्रिपाठी। अभी कौन बन गए हैं, अनिल कुमार लाहोती। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नहाई जो आपने देखा होगा सड़कें बनाती हैं, नेशनल हाईवेज बनाती हैं, तो नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी शामिल कर सकते हैं। और ये किसको बनाया गया है, संतोष कुमार यादव को। तो आंसर क्या होगा इसका 2 होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस हैं, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग संतोष कुमार यादव जो कि एक IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, उनको चेयरमैन लगा दिया है नहाई का। और याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है। इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और एक पर्सनैलिटी आप देख रहे हो शुभाशीष पांडा जो कि IAS ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के, इनको वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी बन गई है ऑनलाइन गेमिंग का और इससे जुड़ी हुई चीज़ों का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में अमेंड किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको कौन देखेगा, उसकी ध्यान कौन रखेगा, उसके ऊपर जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी। तो ये है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने एक नोटिफिकेशन साइन किया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और उससे जुड़ी हुई चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेगी। तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में हमने 377th अमेंडमेंट की है और नोडल एजेंसी बना दिया है ऑनलाइन गेमिंग्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। लेकिन अगर हम ई स्पोर्ट्स की बात करें
तो उसकी जो नोडल एजेंसी रहेगी वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रहेगा। तो आप कह सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पास ही रहेगा, ई स्पोर्ट्स वाला। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग वाला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन के साथ, ताकि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर सके 2 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। और ये रिसेंटली किया गया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है। और ये रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है ये एमओयू के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है, कौन से ईयर तक? 2025 तक ख़त्म कर देना है। जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कहते हैं कि हमने 2030 तक जो है वो इसको ख़त्म करना है। तो इसका मतलब हम 5 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस कैंपेन जो है वो चलाए गए हैं इंडियन ऑयल की तरफ से अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। और आपने याद रखना है इसी के साथ इंडियन ऑयल ऐसी पहली कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है जो लार्ज स्केल में एक्टिव केस को ढूंढेगी और सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें यूपी की कवर होंगी। मतलब 75 की 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूपी की कवर होंगी। मतलब लगभग 10% पॉपुलेशन जो है वो कवर हो सकती है आने वाले 3 साल के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर इनकरेक्ट? कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? अगर रिसेंटली रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस देखें बैंकिंग इन इंडिया 2021-22 जो कि आरबीआई ने रिलीज की है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखना है, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की है वो कम हो गई है। तो वो 3% हो गई है। ये गलत है, क्योंकि ये 3% नहीं, ये 5% हो गई है। पहले 5 नहीं थी, पहले जो है वो कितने परसेंट थी? 9% थी। तो 9% 2017-18 में, अब 5% हो गए हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के कम हो गए। बहुत ही अच्छी बात है कि एनपीए कम हो गया है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक्स में नीड टू रेज डिपॉजिट रेट्स, तो बैंक्स को अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने होंगे मोर टू मीट ए सर्ज इन द क्रेडिट डिमांड ड्यू टू एन इंक्रीज इन द क्रेडिट ग्रोथ 2021-22 में। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? लोग जमा करवा के जाते हैं। तो ये कहा गया है कि उनको अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाना होगा, मतलब जो पैसा पड़ा हुआ है लोगों का उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर लोगों को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा पैसा जमा करवाएंगे तो क्रेडिट डिमांड को पूरा किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगस्त 2022 में जो कि 462.5 मिलियन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैं, उसमें 8.2% ही ऐसे अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट थे। तो इसमें आप कह सकते हो अभी भी 82% और 81% के आसपास अकाउंट जो हैं वो ऑपरेटिव है, चल रहे हैं। अच्छी बात है और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बैंक फ्रॉड बढ़ गए हैं, लेकिन रुपए वाइज नहीं बढ़े हैं, ये नंबर वाइज बढ़ गए हैं। तो पहले बैंक फ्रॉड्स जो टोटल हुए थे वो 7300 के आसपास हुए थे, इस बार 9000 के आसपास हुए हैं। तो बैंक फ्रॉड्स जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन इस बार राशि बहुत कम है। इस बार लगभग 60,000 करोड़ है, पहले जो है वो 1.37 लाख करोड़ था, तो लगभग आधा हो गया है। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो सारी स्टेटमेंट्स ही एक तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत है। तो हमने इसको ठीक कर दिया है, तो ध्यान से स्टेटमेंट को देख लेना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड? किसको रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और 3 साल के लिए? तो याद रखना, अभी हमने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की थी, उसके पी वासुदेवन हैं जिनको 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया है दोबारा से। तो यहाँ पे बात हो रही है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और रिसेंटली दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं भास्कर बाबू रामाचंद्रन जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रीअपॉइंट किया गया भास्कर बाबू रामाचंद्रन को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, और 23 जनवरी 2023 से इनका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये आरबीआई ने ये अपॉइंटमेंट स्पेशल जो है वो प्रूव की है, सेक्शन 35B के तहत आता है ये, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है अगले 5 साल के अंदर 25 करोड़ की लागत से? 2022 से 27 का उन्होंने पहला नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। और आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी ताहर जो है वो स्टेट एनिमल है, कौन सी स्टेट का? तमिलनाडु का।
तो इसलिए आंसर तो यहाँ से क्लियर है तमिलनाडु, तो सेकंड आंसर होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ये अप्रूव किया है इंडिया का फर्स्ट नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर टोटल खर्चा लगभग 25 करोड़ रुपए आएगा अगले 5 साल के अंदर, क्योंकि ये उनका स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। तो इसके अंदर जो है वो उनका जो हैबिटेट है उसको रिस्टोर करेंगे, जहाँ पे वो रहते हैं उसको अच्छा बनाएंगे, खास करके शोला ग्रासलैंड। शोला ग्रासलैंड जो कि अपर भवानी एरिया में आता है, तो उसमें ताहर पॉपुलेशन को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसको बचाने का काम जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 के तहत ये किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर हम फिडे की वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 देखें, जो कि अल्मेटी कजाकिस्तान के अंदर हुई दिसंबर 2022 में, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि ये ऑनलाइन चैंपियनशिप जो है वो बेसिकली अल्मेटी कजाकिस्तान के अंदर हुई है। इसमें जो है वो ऑफलाइन मोड में भी प्रतियोगिता की गई है, जिसमें मेंस कैटेगरी में कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन जीते हैं नॉर्वे के। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप के अंदर, और हराया किसको है? फेबियानो कारुआना को। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने फेबियानो कारुआना जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं उनको नहीं हराया। इन्होंने ग्रैंड मास्टर विंसेंट को हराया है, विंसेंट केमर को हराया है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपना 6th नहीं 4th वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल जो है वो जीत लिया है। तो मेंस कैटेगरी के अंदर मैग्नस कार्लसन जीते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, लेकिन जीते मैग्नस कार्लसन नहीं है। वुमेन कैटेगरी के अंदर तान होन्जाई चाइना से गोल्ड मेडल जीत जाती हैं, जो कि वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। किसको हरा के? दिनारा को, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और ब्लिट्ज टाई ब्रेक राउंड के अंदर इन्होंने ये जीता है। तो तान होन्जाई जो कि गोल्ड मेडल जीतती हैं चाइना से, तो वुमेन कैटेगरी में ये जीती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इंडिया से सविता श्री बी ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप के अंदर, और ऐसी तीसरी प्लेयर बन जाती हैं इंडिया से जो कोई मेडल जीतती हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में, क्योंकि इससे पहले जो है वो कनेरू हम्पी भी जीत चुकी हैं, और साथ ही साथ विश्वनाथन आनंद भी जीत चुके हैं। तो इसका मतलब तीसरे इंडियन जो हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली वो सविता श्री बी हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस क्षेत्र में जितने भी वार्ड्स आते हैं, सारे वार्ड्स में जो हैं वो लाइब्रेरी बनी हुई है। तो इंडिया की फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मैं आपको इसमें हिंट देता हूं कि ये चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की कॉन्स्टिट्यूएंसियां उनका क्षेत्र है, उनका चुनावी क्षेत्र है स्टेट का। और ये कौन सी स्टेट के हैं? केरला के। तो केरला से एक ही ऑप्शन आ रहा है, धर्माधम। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो धर्माधम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की है, ये ऐसी पहला जो है वो क्षेत्र बन गया है जहां पे लाइब्रेरी हर वार्ड में है। टोटल 138 वार्ड हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिसमें से 63 वार्ड ऐसे थे जिसमें कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन अब सभी वार्ड्स में लाइब्रेरी जो है वो बन चुकी है। और केरला ऐसा भी पहला स्टेट है जिसने 100% लिटरेसी को हासिल किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो सेक्रेटरीट रहेगा, एक तरह से हेडक्वार्टर रहेगा साइंस 20 का, जो कि साइंस वर्किंग ग्रुप है G20 का। तो आई थिंक सब बच्चों को पता होगा कि G20 की जो मेंबरशिप है, या आप कह सकते हो प्रेसिडेंसी है, वो 1 दिसंबर से हमारे पास आ चुकी है। 1 दिसंबर 2022 से लेके अब हम इसको 30 नवंबर 2023 तक जो है वो चलाएंगे। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंसी रहेगी, जिसकी मेन मीटिंग जो है वो अगले साल होगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में, सितंबर में। और इसके अलग अलग ग्रुप हैं। एक साइंस 20 ग्रुप है जो कि साइंस के ऊपर बात करेगा, जो कि ग्लोबल लेवल चैलेंजेस के ऊपर बात करेगा, जैसे कि गरीबी को हटाना है उसके ऊपर बात करेगा। और इसका सेक्रेटरीट रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और इसका थीम अलग से रखा गया है। इसका थीम है डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए 6ठी बार। कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? और ये बने हैं इजराइल के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? लिकुद पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखना है।
और इस बार जो है वो इसराइल के अंदर 37th गवर्नमेंट बनी है, जिसमें छठी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और ये 25th प्राइम मिनिस्टर बने हैं देश के। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो नेसेट के अंदर जो है वो ओथ लेते हैं। याद रखना है, नेसेट का मतलब है इसराइल की पार्लियामेंट, और इन्होंने 6 पार्टीज के साथ कोएलिशन किया है, इन्होंने गठबंधन किया है, उसके बाद इन्होंने सरकार को बनाया है। इससे पहले कुछ टाइम पीरियड तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? यार लैपिड रहे हैं। यार लैपिड का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम रहा है, लाइक जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2022 में खत्म हो गया। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो 6 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें पहली बार जो है वो 1996 में इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में पहले जो कि 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं उनका देहांत हो गया है। कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे फीफा वर्ल्ड कप में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। ब्राजील से। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं, 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, नाम है पहले, उनका देहांत हो गया 82 साल की उम्र में ब्राजील के अंदर। इनको ओ री के नाम से जाना जाता था। ओ री का मतलब होता है द किंग, और इनको किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से जाना जाता था। इनके नाम पे रिकॉर्ड है कि ब्राज़ील के नेशनल फुटबॉल टीम के लिए इन्होंने 77 गोल्स जो हैं वो किए हैं टोटल 92 अपीयरेंसेस के अंदर, और मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर भी इन्होंने किए हैं। टोटल 1283 गोल्स जो हैं वो इन्होंने किए हैं 1366 मैचेस के अंदर। और इंटरनेशनल करियर के अंदर इन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप जो हैं वो जीते हैं, 1958 में, 1962 में और 1970 के अंदर। और ओनली मेन फुटबॉलर हैं जो कि 3 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अप्रूव किया है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हैं वो अपने सरप्लस का इतना पैसा जो है, इतने परसेंटेज जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए कितना पैसा जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो लगाएगा स्टॉक मार्केट में, ये लगाएगा 15%। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो डिसीजन स्पेशली लिया गया है, 189th मीटिंग थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो हैं वो इसमें शामिल हुए, जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तक ही सीमित रखी गई है, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी के होंगे या सेंसेक्स के होंगे, उसमें जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसको स्पेशली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा। तो याद रखना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% अप टू 15% अपने सरप्लस का जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली M1 एक्सचेंज के साथ टाई अप किया है, ताकि हम लिक्विडिटी को बढ़ा सके, MSMEs को पैसा दे सके कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो M1 एक्सचेंज के साथ मिलके पैसा देगा MSMEs को कम इंटरेस्ट पे, ताकि बिजनेसेस को आगे बढ़ाया जा सके, MSMEs को पैसा जो है वो दिया जा सके। तो M1 एक्सचेंज जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, ये MSMEs को 24 घंटे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जो है वो MSMEs लोन जो है वो ले सकती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में राफेल नडाल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब दिया गया है 5वीं बार। तो 5वीं बार मेंस प्लेयर किसको कहा गया है? वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब मिला है मेंस कैटेगरी में, और ये राफेल नडाल हैं, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और दूसरी प्लेयर जो हैं वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और उनको वुमेन कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया गया है, और पोलैंड से बिलोंग करने वाली हैं इगा स्विएटेक। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर यहाँ से क्लियर है, क्या होगा? 3 होगा। तो पोलैंड से इगा स्विएटेक हैं, वो वुमेन कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीतती हैं उनकी 2022 की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं 2022 में, और टोटल 8 टाइटल जो हैं वो उन्होंने जीते हैं। और राफेल नडाल आपको पता ही है कि आउटस्टैंडिंग 2022 सीजन रहा, और 5वीं बार जो है वो इस टाइटल को जीतते हैं। और आप वुमेन डबल्स के अंदर भी याद रखें, वुमेन डबल्स में बारबोरा क्रेसिकोवा और कैटरीना सिनियाइकोवा, तो इनको वुमेन डबल्स में खिताब मिला है किस चीज़ का? वर्ल्ड चैंपियन का, ये भी आप याद रखोगे। और मेंस के अंदर राजीव राम और जो सलिसबरी
इनको खिताब मिला है मेंस डबल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन का, पहली बार इनको ये खिताब मिला है, जबकि बारबरा और कैटरीना को ये अवार्ड जो है वो तीसरी बार जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडिक्सन जो है वो री इलेक्ट की गई हैं कौन सी कंट्री की प्रधानमंत्री? तो फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार जो है वो इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री, और हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है मेटे फ्रेडिक्सन जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2019 में और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है ये पूरी हिस्ट्री के अंदर डेनमार्क की, और साथ ही साथ इससे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इससे पहले थे लार्स लॉके। लार्स लॉके जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और इनका टाइम पीरियड 2009 से लेके 11 तक रहा है, फिर 15 से लेके 19 तक रहा है, फिर 19 में कौन आ गई थी? मेटे फ्रेडिक्सन आ गई थी। और ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने इस पोस्ट के ऊपर काम किया है। इससे पहले एक महिला थी हेले थॉर्निंग जो कि 2011 से लेके 15 तक जो है वो प्रधानमंत्री रही हैं, और दूसरी महिला कौन बनी? मेटे फ्रेडिक्सन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और साथ ही आप याद रख सकते हो कि मेटे फ्रेडिक्सन कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। Which state recently became the first state to launch its own climate change mission? ऐसी पहली स्टेट पूरे इंडिया में कौन सी है जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च किया है? मतलब वो क्लाइमेट को संभालने का काम करेंगे, क्लाइमेट को अच्छा करने का काम करेंगे, उसमें कार्बन को कम करेंगे, और ये स्टेट बन गई है तमिलनाडु। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी, उन्होंने तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट की गई 2022 की, जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उसको बचाने के बारे में बात कही गई है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम उनको बचा सकें। तो फर्स्ट स्टेट जिसने लॉन्च किया अपना क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट मिशन वो है तमिलनाडु। तो इसके तहत वो $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे 2030 तक तमिलनाडु की, और साथ ही साथ वो कई तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ई बसेस को स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, ग्रीन मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे। तो इस तरह के काम करेंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द डैश एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण की गई है इंडिया और नेपाल के बीच में, कहाँ पे? सलछांडी नेपाल के अंदर, दिसंबर 2022 में। तो अपने याद रखना है, सबसे पहले इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है, दूसरी नाम है इसका सूर्य किरण। कौन से नंबर का एडिशन जो है वो अभी हम कर रहे हैं? तो 16th नंबर का एडिशन कर रहे हैं, ये याद रखना है। और तीसरा, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? नेपाल में ये एक्सरसाइज की गई है। और इंडिया की तरफ से जिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया है वो है 5th गोरखा राइफल्स, 5th गोरखा राइफल, जिन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ये एक्सरसाइज पहली बार जो है वो सूर्य किरण कौन से ईयर में की गई थी? 2011 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो स्पर्श के अंदर ऐड कर लिया गया है। स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐड कर लिया है इनको, जो कि एक तरह का सर्विस सेंटर होगा या वेरिफिकेशन डाटा प्रोवाइड करेगा पेंशनर्स को, उनकी वेरिफिकेशन करेगा। तो इक्विटास ऐसा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है जो कि स्पर्श प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो ऐड किया गया, स्पेशली किसके बेनिफिट के लिए? पेंशनर्स के बेनिफिट के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताना है जिसने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो जनरली बैंक इंश्योरेंस में होता क्या है कि जो बैंक हैं उनकी ब्रांचेस ज़्यादा होने के कारण जो भी इंश्योरेंस कंपनियां वो अपने प्रोडक्ट्स बैंक के कस्टमर्स को बेचती हैं। तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट स्पेशली किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट किया गया है जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके तहत होगा क्या कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं HDFC लाइफ के वो अपने कस्टमर्स को दे सकता है और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और साथ ही साथ डिजिटल माध्यम से भी जो है वो इंश्योरेंस लिया जा सकता है और इंश्योरेंस का ट्रेंड भी जो है वो इंडिया में इससे इंक्रीज होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन ओरिजिन है एक लियो वरदाकर, तो वो इलेक्ट किए गए हैं प्रधानमंत्री कौन से देश के दूसरी बार? तो नाम जरूर याद रखना है, लियो वरदाकर। और ये बने हैं कौन सी देश के प्रधानमंत्री? ये बने हैं आयरलैंड के। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इंडियन ओरिजिन लियो वरदाकर
जो कि आयरिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहले काम कर रहे थे और लीडर हैं कौन सी पार्टी के, फाइन गायल पार्टी, तो यहाँ से बिलोंग करते हैं और इनको बना दिया गया है अब प्रधानमंत्री। पहले डिप्टी प्रधानमंत्री थे, मतलब आप कह सकते हो सेकंड पोजीशन पे थे, अब पहली पोजीशन पे आ चुके हैं और ये दूसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो माइकल मार्टिन के पास थी, माइकल मार्टिन जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, अब क्या बन गए हैं, अब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो सिंपल है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है और जो प्राइम मिनिस्टर था वो क्या बन गया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो माइकल डी हिगिंस हैं, उन्होंने शपथ दिलाई है किसको, लियो वरादकर को। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंडियन नेवल शिप है जो कि दूसरा ऐसा नेवल शिप बन गया है प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के अंदर, जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी ने शामिल कर लिया है अपने नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में दिसंबर 2022 में। तो 2 शिप जो हैं वो प्रोजेक्ट 15B के शामिल हो चुके हैं, ये दूसरा है और इसको विशाखापट्टनम क्लास शिप्स भी कहा जाता है जो कि डिस्ट्रॉयर्स के तौर पे काम करती हैं। इनका नाम भी है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और इसका नाम है INS मार्मेगाओ। आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो टोटल 4 हमने ऐसे शिप बनाने हैं जिसमें से ये दूसरा है और इसका नाम है INS मार्मेगाओ। और राजनाथ सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं डिफेंस के, उन्होंने इसको जो है वो इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया। और मार्मेगाओ नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पोर्ट सिटी एक बंदरगाह बनी हुई है गोवा के अंदर, तो वहाँ से ये नाम जो है वो लिया गया है। और इसको स्पेशली बनाया है मैसेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, और इसको डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से, जो कि इंडियन नेवी का ही एक पार्ट है। और ये 163 मीटर जो है वो लंबा है, 17 मीटर जो है वो आप कह सकते हो कि वाइड है, चौड़ा है, और ये लगभग 7400 टन वेट जो है वो कैरी कर सकता है और इसमें 300 के आसपास क्रू मेंबर्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट हैं, सही नहीं है, अगर फीफा का मेंस वर्ल्ड कप देखें जो कि कतर में हुआ दिसंबर 2022 में। तो एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें कि कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। तो अर्जेंटीना इस फीफा वर्ल्ड कप को जीता है, बिल्कुल सही है, 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ये 23वां नहीं है, ये 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप है जो उन्होंने जीता है। किसको हराया है, फ्रांस को हराया है, पेनल्टी राउंड में 4-2 से जो है वो अर्जेंटीना जीत गया और अपना 5वां टाइटल इन्होंने हासिल कर लिया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, इन्होंने अपना 3रा टाइटल जो है वो हासिल किया है, 3रा टाइटल, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अर्जेंटीना के कैप्टन और 7 बार बैलन डी'ओर जीतने वाले लियोनेल मेसी जो हैं वो टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर घोषित किए गए हैं और उनको गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाउ इज ऑल जो है वो स्लोगन था फीफा वर्ल्ड कप का, और लाइव जो है वो ऑफिशियल मैस्कट था फीफा वर्ल्ड कप का। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और अगला फीफा वर्ल्ड कप आपने याद रखना है 2026 में होगा, 4 साल के बाद, और पहली बार होगा कि सबसे ज़्यादा टीम्स 48 टीम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये 3 कंट्रीज में होस्ट किया जाएगा, एक तो कनाडा, एक USA और एक मैक्सिको। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ये किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो ओनली ए है, पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन वोमेन हॉकी टीम जो है वो अपना पहला एडिशन जीत जाती है हॉकी वोमेन नेशंस कप 2022 का। किसको हरा के उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है? तो सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखनी है कि वोमेन हॉकी नेशंस कप 2022 कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? स्पेन ने। जीता कौन है? इंडिया जीता है इसको, और साथ ही साथ हराया किसको है? स्पेन को। तो स्पेन के अंदर ही स्पेन को हरा दिया इंडिया ने, कौन से कप में? हॉकी वोमेन्स नेशन कप 2022। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टूर्नामेंट 11 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में स्पेन के अंदर खेला गया। और दूसरे स्थान पे तो स्पेन रहा क्योंकि स्पेन इंडिया से हार गया है फाइनल में। तीसरे स्थान पे जो है उसमें जापान रहा और चौथे स्थान पे कौन रहा? आयरलैंड रहा। दूसरे स्थान पे स्पेन रहा। और इस वोमेन नेशन कप 2022 को जीतने के बाद इंडिया जो है वो वोमेन प्रो लीग में भी जो है वो क्वालिफाई हो गया 2023-24 में, और साथ ही साथ 2023 का जो एशियन गेम्स हैं या पैरालंपिक गेम्स हैं उससे पहले इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छे पायदान पे पहुंच गया है। और इसमें एक नाम याद रखेंगे, स्विता पुनिया। स्विता पुनिया जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, बेस्ट गोलकीपर अवार्ड दिया गया है इनको वोमेन नेशन कप के अंदर, बेस्ट गोलकीपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी स्टेट में इंडिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम बनाया जाएगा, और इवन उसका उद्घाटन कर दिया है दिसंबर 2022 में। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड का दूसरा इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम इंडिया में बनाया गया है। और कहाँ पे? ये महो कंटोनमेंट एरिया में बनाया गया है, जो कि कहाँ पे स्थित है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये म्यूजियम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है 17 दिसंबर 2022 को, और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है जिसमें इन्फेंट्री स्कूल के बारे में बताया गया है, जो कि महो डिस्ट्रिक्ट में, या आप कह सकते हो महो कंटोनमेंट में स्थित है। और म्यूजियम का पूरा थीम रखा गया इन्फेंट्री द अल्टीमेट। एंड एक सेंटर जो है वो आप कह सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड का दूसरा है, तो पहला ऐसा सेंटर जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो सही नहीं है अगर रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस देखें जो कि दिसंबर में हुई है? तो एक और पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो कनमिंग युआन प्रोविंस चाइना के अंदर हुई, जिसमें टारगेट रखा गया है कब तक का? 2027 तक का, कि हमने नए गोल जो हैं वो जो सेट किए हैं वो 2027 तक अचीव करने हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तो ये यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई है? ये मॉन्ट्रियल में हुई है। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में, जो कि कहाँ पे है? क्यूबेक में, कनाडा के अंदर। और इसमें जो टारगेट रखा गया है वो हमने 2030 तक जो है वो अचीव करना है, ना कि 2027 तक। और साथ ही साथ इसमें नेचर के लॉस को हमने जो है वो रोकना है, नेचर के लॉस को हमने रिस्टोर करना है, उसको रोकना है, ये टारगेट रखा गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया कि नेचर लॉस को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और किस तरह से मैनकाइंड को पूरे प्लैनेट के अंदर बचा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इंडिया ने स्पेशली कहा है कि एक नया फंड जो है वो बनाया जाए, जो कि स्पेशली डेडिकेट किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर सकें और बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचा सकें। ये बात भी बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड नेशन ने स्पेशली रिकॉग्नाइजेशन दी है पूरे वर्ल्ड के 10 इनिशिएटिव्स को, और उसमें इंडिया का भी एक इनिशिएटिव है जिसमें था गंगा प्रोजेक्ट। तो गंगा को रिस्टोर करने का जो प्रोजेक्ट था उसको बेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 10 इनिशिएटिव्स अच्छे जो अलग अलग कंट्री ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें नेचुरल वर्ल्ड को रिस्टोर करने की बात कही गई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पहली है, तो आंसर भी यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following countries has become the first African nation to sign the Artemis Accord? तो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने वाली सबसे पहले अफ्रीकन नेशंस कौन बन गए हैं? ये साइन हुआ है पहली यूएस अफ्रीका स्पेस फोरम के अंदर। तो आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम अलग अलग कंट्रीज मिलके जो हैं वो हम स्पेस का एक अच्छा यूज़ कर सके और उसका पूरा जो वर्ल्ड है वो लाभ उठा सके, उसके ऊपर ये साइन किया जाता है। और फर्स्ट यूएस अफ्रीका स्पेस फोरम के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। 2 अफ्रीकन नेशन इसमें शामिल हुए हैं, एक रवांडा, एक नाइजीरिया। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2। और याद रखना है नाइजीरिया 22nd कंट्री है और रवांडा 23rd कंट्री है जिसने इस आर्टेमिस अकॉर्ड को जो है वो ज्वाइन किया है। और भी कई कंट्रीज हैं इसमें, इजराइल है, इटली है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लग्जमबर्ग है, मैक्सिको है, लेकिन इंडिया इसका हिस्सा जो है वो नहीं है। तो याद रखना है नासा इसमें सबसे बड़ा योगदान रखता है कि आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर वो दूसरे कंट्रीज की भी मदद करेगा और कोई भी गलत यूज जो है वो नहीं होगा स्पेस का, तो उसके ऊपर ये फोकस किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में नितिन गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं, उन्होंने इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है वो साइन किया है। और ये प्रोडक्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये किया गया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। जनरली होता क्या है, ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्चर की तरफ से, मतलब आप कह सकते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तरफ से ये स्टार्ट किया गया, लेकिन अब वो टाइम पे इसको पूरा नहीं कर पाया या उसको कोई लॉस हो रहा है किसी भी तरह से, तो उसको लॉस से बचाने के लिए बेसिकली ये बॉन्ड इंश्योरेंस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो उससे वो अपना इंश्योरेंस जो है वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। तो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस एक रिस्क ट्रांसफर टूल है जो कि आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग अथॉरिटी होगी
जो उसको लाइक पैसा दे रही है उस कॉन्ट्रैक्टर को, उससे बचाएगा। मतलब कह सकते हो जो भी लॉसेज उसको हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को और वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो लॉस हो रहा है वो कौन पूरा करेगा? ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है वो पूरा करेगा। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट? कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है? अगर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स देखें जो कि दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें से सही नहीं है। तो 2022 का जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है जो कि पब्लिश किया गया सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव की तरफ से, उसमें इंडिया का रैंक 110 है और इसमें इंडिया का स्कोर 60.19 है टीयर 4 कंट्रीज के अंदर। ये बिल्कुल सही है, इंडिया का रैंक बहुत पीछे है, 110 नंबर पे है। तो आंसर पहली स्टेटमेंट तो सही है। इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने और 90.74 जो है वो स्कोर है और टीयर 1 कंट्रीज में है, हाई इनकम कंट्रीज में जो है वो नॉर्वे आता है। दूसरा स्थान जो है वो इसमें किसका है? डेनमार्क का। ये बात भी बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हाईएस्ट सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स स्कोर हासिल करता है 65.99, मतलब 65.99 टीयर 1 के अंदर, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस के अंदर। ये बात गलत है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, यहाँ पे पुडुचेरी है। ये पुडुचेरी का जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पुडुचेरी ने पर्सनल फ्रीडम के ऊपर काम किया है, पर्सनल चॉइस के ऊपर काम किया है, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया है, वाटर एंड सैनिटेशन की सुविधाएं दी हैं। तो इसलिए सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ओनली इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा इसका? 3, ओनली सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सी कल्चरल साइट्स हैं इंडिया की जो कि ऐड की गई हैं प्रोविजनल लिस्ट के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की 3 साइट्स रिसेंटली शामिल की गई हैं, जिसमें एक है रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ ऊनाकोती, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं है, ये त्रिपुरा में है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी है वादनगर, जो कि एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है गुजरात का और साथ ही साथ बर्थ प्लेस है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और तीसरा सन टेम्पल, ये उड़ीसा वाला नहीं है, ये गुजरात वाला है। सन टेम्पल उड़ीसा में वाला नहीं आपने शामिल करना है, इसमें गुजरात वाला शामिल करना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है? ये मोढेरा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा सन टेम्पल, तो वो इसमें शामिल किया गया। तो ये दोनों तो सही हैं, तो आंसर यहाँ पे ओनली 2 और 3 होगा, लेकिन सिर्फ 2 ही साइट शामिल नहीं की गई हैं, 3 साइट्स को इसमें शामिल किया गया है। तो एक तो सन टेम्पल हो गया मोढेरा वाला, एक वादनगर हो गया गुजरात वाला, और एक आपके पास रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ हो गए ऊनाकोटी के त्रिपुरा में, तो ये शामिल इसमें कर लिए गए हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। और अब इंडिया की टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं जो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल की गई हैं? टोटल 52 साइट्स को इसमें शामिल कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि 2022 में रिलीज की गई है यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया की तरफ से दिसंबर 2022 में, तो कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है इंडिया में और अदरवाइज उनका पूरे वर्ल्ड में 121st रैंक है, जो कि मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। और इसमें सबसे टॉप करती हैं इंडिया में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका, अदरवाइज उसका पूरे वर्ल्ड में रैंक जो है वो 121st है। और इसमें दूसरा स्थान जो जारी किया गया है वो किया गया है मैंगलोर यूनिवर्सिटी का, मैंगलोर यूनिवर्सिटी का, और वो भी कर्नाटका में ही है, दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान है SRM यूनिवर्सिटी का, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो तमिलनाडु में स्थित है, इसका तीसरा स्थान है। लेकिन तो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप पे स्थान है वो किसका है? नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च का, उसका पहले नंबर पे है। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम की नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है और चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम है। तो इस तरह से ये स्थान जो है वो दिया गया है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले स्थान पे इंडिया से कौन सी यूनिवर्सिटी है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as brand ambassador of Puma India? तो Puma India के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? अनुष्का शर्मा को अपॉइंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो वुमेन बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए अनुष्का शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो अनुष्का शर्मा कई ब्रांड कैंपेन में शामिल होंगी, कई एक्टिविटीज़ में आगे जो है वो प्रमोट करेंगी इस ब्रांड को, जैसे कि फुटवेयर को, क्लोथ्स को, एक्सेसरीज को प्रमोट करेंगी और नई कलेक्शन को प्रमोट करेंगी। अनुष्का शर्मा कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि TVS स्कूटी, निविया, LA18 कॉस्मेटिक्स की, ब्रू कॉफ़ी की और पेंटीन की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट 17-5 के अंदर है, जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से, उसका नाम बताना है आपने। तो 5th स्कॉर्पियन क्लास जो है ये कन्वेंशनल सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर आती है। इसको कलवरी क्लास सबमरीन्स भी कहा जाता है। और ये 5th क्लास जो हमारे पास सबमरीन है उसका नाम है वजीर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और इसको S-25 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया है और साथ ही साथ इस सबमरीन को अब यूज़ किया जाएगा कई ऐसे ऑपरेशंस में जो कि इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडियन नेवी की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जो कि फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। शैलो वाटरक्राफ्ट है और इसको इंडियन नेवी की तरफ से लॉन्च किया गया दिसंबर 2022 में। तो ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं अबे क्लास ASW हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको अब रिप्लेस करेगा INS अर्नाला। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो INS अर्नाला मतलब नाम इसलिए रखा गया है, ये एक मैरीटाइम सिग्निफिकेंस रखता है मराठा किंग के साथ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो उनके पास एक आइलैंड था अर्नाला आइलैंड, जो कि 13 किलोमीटर दूर था वसाई महाराष्ट्र से। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है वो नेवी को गठित किया गया था, तो इसलिए इसका नाम INS अर्नाला रखा गया है। तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से इसको बनाया गया कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। और ये है हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली जिक्सी नाम का एक फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स इंडिया का लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंडियन गैस एक्सचेंज की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद है कि जो नेचुरल गैस के प्राइजेस हैं इंडिया में उसको रिफ्लेक्ट कर सके, उसको बता सके कि कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग इस जिक्सी इंडेक्स को जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इसको स्पेशली लॉन्च किया है तरुण कपूर जी ने, जो कि पहले पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं और एडवाइजर भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली बीमा वाहक जो हैं वो हर ग्राम पंचायत में लगाने का फैसला कर लिया है ताकि इंश्योरेंस को इंडिया में बढ़ाया जा सके? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये बीमा वाहक लगाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को पूरे इंडिया में कंट्रोल करती है। तो आपने याद रखना है बीमा वाहक जो है वो हर ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा, जो कि बीमा जो भी करवाएगा उसको मतलब बीमा सेल करेंगे, उनको बेचेंगे, और साथ ही साथ जो सर्विस है वो भी अलग अलग तरह की प्रोवाइड करेंगे। तो उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी देंगे और उनको बताएंगे कि हेल्थ, प्रॉपर्टी या लाइफ या पर्सनल एक्सीडेंट को लेके किस तरह से बीमा आपकी सहायता जो है वो कर सकता है। तो यह है बीमा वाहक। अगले क्वेश्चन के ऊपर, उस डिजिटल पेमेंट कंपनी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकते हैं। मतलब वो पेमेंट के लेन देन में अपना हिस्सेदारी जो है वो डाल सकते हैं, उनके थ्रू पेमेंट जो है वो की जा सकती है। और ये है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अब इनकी मदद से भी जो है वो पेमेंट संभव हो सकती है। जनरली आपने देखा कि जब भी आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हो, पे के ऊपर क्लिक करते हो, तो एक इंटरफेस आता है जिसमें आपको पूछता है वो कार्ड के थ्रू करनी है, UPI के थ्रू करनी है या कुछ भी, तो अलग अलग तरीके आती हैं। तो ये पहले कई कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे रेजर पे करता है, कैश फ्री करता है, लेकिन अब ये वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया भी किया करेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये उनको अप्रूवल जो है वो दिसंबर 2022 में मिल गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सानिया मिर्जा जो हैं, सानिया मिर्जा, ये टेनिस प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सानिया मिर्जा जो हैं कि इंडिया की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट बन गई हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इनको शामिल किया गया है। और कौन सी स्टेट की पहली इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं? ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 होगा। तो सानिया मिर्जा कहाँ से बिलोंग करती हैं? मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम क्लियर किया है और 149th रैंक जो है वो हासिल किया है। और ये इंडिया की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट बन गई हैं जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल की गई हैं, और यूपी की पहली इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं। और साथ ही साथ याद रखना है कि 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने 3 औरतों को एज ए फाइटर पायलट जो है वो लिया था। एक का नाम था अवनी चतुर्वेदी,
दूसरी का नाम था भावना कंत और तीसरी का नाम था मोहना सिंह। और साथ ही साथ जो है वो फर्स्ट फीमेल राफेल फाइटर पायलट कौन थी, वो थी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो इस तरह से आपने याद रखना है। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट कौन है, सानिया मिर्जा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल जो है उसने अनाउंस किया है कि वो एक नया परमानेंट सेक्रेटरीट बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो नेचर को रिस्टोर किया जाएगा। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है, एक तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल बनाया है। तो आपने याद रखना है ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की तरफ से बनाया गया है। तो एक ये हिस्टोरिकल स्टेप है जो लिया गया है जिसमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और एटलीस्ट कितने % हिस्सा पूरे वर्ल्ड की लैंड और ओशन का बचाना है 2030 तक इस नए सेक्रेटरीट के अंदर। और ये लगभग 30% तो उन्होंने रखा है टारगेट। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और इसको 30 × 30 भी कहा जाता है कि 30% हमने वर्ल्ड की लैंड और ओशन को बचाना है 2030 तक। और करंटली 17% जो है वो लैंड और 8% के आसपास ओशन जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कवर है। तो हमें बचाना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कि वो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो एक अलग सेगमेंट के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। तो एक नई सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाई जाएगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली वो यूनियन बजट 2019-20 में एक बताया गया था जिसमें जो सोशल एंटरप्राइज हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, वो भी लिस्ट हो सकती हैं। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs वगैरह हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी फंड को रेज कर सकती हैं अपने शेयर्स को जारी करके। तो करंटली जो मिनिमम इशू साइज रखा गया है वो 1 करोड़ रुपए का रखा गया है और मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो सब्सक्रिप्शन का है वो 2 लाख रुपए तक का रखा गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन वेटलिफ्टर का नाम बताना है हु हैज रिसेंटली वन दिस सिल्वर मेडल। उन्होंने चांदी का तगमा जीत लिया है 49 kg वुमेन कैटेगरी के अंदर और ये जीता है IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कहां पे हुई है, बोगोता, कोलंबिया में। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 49 kg वुमेन कैटेगरी के अंदर कौन सी इंडियन वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप बोगोता के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, और ये हैं सायखोम मीराबाई चन्नू। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो इन्होंने 49 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। और जिन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो दोनों ही प्लेयर चाइना की हैं, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि किसने जो है वो यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है इंडिया की तरफ से। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख लें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। अगर RBI की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी देखें जो फाइनेंशियल ईयर 23 में हुई, तो एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 20 दिसंबर को एक जो है वो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी दी गई है। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी बात जो है इसमें से सही नहीं है। तो RBI ने इंडिया का रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कम कर दिया है। पहले 7.2% था तो RBI ने पिछली बाई मंथली रिपोर्ट के अंदर 7% किया, अब 6.8% जो है वो उन्होंने कर दिया है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, 7% से 6.8%। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो इन्होंने 35 बेसिस पॉइंट जो है वो रेपो रेट बढ़ा दिया, 5.90% था 6.25% जो है वो कर दिया है। ये है हमारे पास दिसंबर के करंट अफेयर, 2 दिसंबर में उन्होंने 6.25% कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो याद रखना है 6.25% हो गया है। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो भी 0.35% बढ़ गया, वो 6% तक पहुंच गया, 5.65 था। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी जो है वो 0.35% बढ़ गया है, 6.50% हो गया है 6.15% से। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आपको पता लग गया रेपो रेट यहाँ पे कितना हो गया, 6.25%। रिवर्स रेपो में कोई चेंज नहीं आया, 3.35% ही है रिवर्स रेपो। और MSF यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुआ है, 6.50 तक पहुँच गया है। और SDF भी जहाँ पे बढ़ गया है वो भी 6% तक पहुँच गया है। तो बैंक रेट जो है वो रिमेन अनचेंज है, ये नहीं हो सकता। बैंक रेट जो है वो यहाँ पे सेम है MSF जितना, मतलब 6.50% ही होगा। तो 4 स्टेटमेंट गलत है।
और आपने याद रखना है CRR उतना ही है 4.50%, कोई चेंज नहीं है इसमें, और SLR में भी कोई चेंज नहीं है, 18% ही यहाँ पे SLR रखा गया है। तो इसका मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो सिर्फ 4 है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री का मंशात जो है वो रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि MSMEs को बेहतर कर सके दोनों कंट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले आपने मंशात के बारे में याद रखना है। मंशात जो है वो बेसिकली एक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है या अथॉरिटी है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, तो इसलिए ये आंसर जो है वो क्या होगा, सऊदी अरेबिया होगा। तो 4 आंसर होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 2 कंट्रीज के स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एक तो सिडबी हो गया हमारी तरफ से, एक उनकी जनरल अथॉरिटी होगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो मेन मकसद यही है कि MSMEs को दोनों कंट्रीज के अंदर क्या करना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently recognized as the Time Magazine 2022 पर्सन ऑफ द ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? 2021 में ये खिताब जो है वो एलन मस्क को मिला था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 2022 की। ये मिला है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो टाइम मैगजीन की तरफ से इस यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह अवार्ड दिया गया, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के नाम से इनको ये खिताब दिया गया है, जो कि हर साल ये खिताब दिया जाता है उस पर्सन को बेसिकली दिया जाता है जो 12 महीने पिछले साल जो है वो सुर्खियों में रहा, और उन्होंने जो है वो कई लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है। और भी कई फाइनलिस्ट थे, इसमें चाइना के लीडर थे, शी जिनपिंग भी शामिल थे, एलन मस्क इस रेस में शामिल थे, यूनाइटेड नेशन की सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल थी, और भी कई लोग जो है वो इसमें शामिल थे, लेकिन खिताब जीता किसने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं? अगर 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट देखें, जो वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जो है वो जारी की गई है दिसंबर 2022 में, तो एक और पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट जो हैं वो सही हैं। उर्सुला वॉन देर लेयन जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं, वो इस लिस्ट के अंदर पहला स्थान हासिल करती हैं, और क्रिस्टाइन लेगार्ड जो हैं वो फ्रांस से बिलोंग करती हैं, वो इसमें दूसरा स्थान जो है वो हासिल करती हैं। तो बिल्कुल सही है, किस किस ने जो है वो इसमें स्थान हासिल किया, और इसमें तीसरा स्थान भी आप लिख सकते हैं कमला हैरिस ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो हैं वो स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी, तो वो बेसिकली 3rd रैंक हासिल करती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो सही है। टोटल 6 इंडियन जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिसमें यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का स्थान है 30th रैंक है, ये गलत है यहाँ पे, तो इनका स्थान जो है वो 30th नहीं है। निर्मला सीतारमण का रैंक जो है वो 36th है, और वो इस लिस्ट के अंदर 6वीं बार जो है वो शामिल की गई हैं, ये भी गलत है, 4th टाइम इस लिस्ट के अंदर शामिल की गई हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन टोटल इंडियन कितने हैं इसमें, 6 हैं, जिसमें एक तो निर्मला सीतारमण है जिनका स्थान जो है वो 36th है ग्लोबल रैंक। इसके बाद रोशनी नडाल मल्होत्रा हैं जो कि चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी की, उनका 53rd रैंक है। कौन सा रैंक है, 53rd रैंक है। इसके बाद आता है रैंक मधाबी पुरी का। मधाबी पुरी जो है वो सेबी की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, उनका रैंक 54 है। इसके बाद आता है सोमा मंडल जी का नाम, जो कि चेयरपर्सन है सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका 67th रैंक है। फिर आती है हमारे पास किरण मजूमदार शाह जो कि फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन लिमिटेड की, उनका 77th रैंक है। फिर आता है नायका की फाउंडर और क्रिएटर फाल्गुनी नायर, उनका रैंक है 89th। तो इस तरह से ये 6 इंडियंस जो हैं इसमें औरतें शामिल की गई हैं, और ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन टॉप स्थान इसमें किसका है, निर्मला सीतारमण का। दूसरा स्थान किसका है, रोशनी नडाल मल्होत्रा का। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, तीसरी सही है, तो इसका मतलब सही पूछा था, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में दीना आर्सिलिया बोलुआर्ते जगैरा ने शपथ ली है एज ए फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति कौन सी कंट्री के लिए? तो कौन सी कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दीना आर्सिला? तो याद रखना है ये बनी है पेरू की। आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट थी पेरू की दीना आर्सिला, अब जो है वो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बन चुकी हैं पेरू की। इससे पहले थे पेड्रो कैस्टिलो प्रेसिडेंट थे पेरू के, लेकिन लोगों ने इनका विद्रोह किया, और इनके खिलाफ जो है विद्रोह इतना बड़ा कि इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको अपने पद से हटा दिया गया। तो आप कह सकते हो कि पेरू की जो कांग्रेस है उन्होंने पेड्रो कैस्टिलो को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को या लेजिस्लेटिव कांग्रेस को उन्होंने भंग करने की डिमांड की और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश की, तो जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया और उनको हटा दिया गया।
और दीना आर्सिलिया जो हैं वो 60 साल की हैं, एक वकील हैं और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है पेरू की पिछले 200 साल की हिस्ट्री में, जब से रिपब्लिक जो है वो हुआ है। तो याद रखना है 2021 में ये पावर में आई थी, वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन अब जो है वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में किसको अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द बिजनेस B20 इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। B20 जो है वो ग्रुप है किसका, G20 का। जैसे S20 है ये साइंस ग्रुप है G20 का, ऐसे B20 है ये बिजनेस ग्रुप है G20 का। और साइंस जो 20 है उसका सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पे, ISC बेंगलुरु में। और B20 का जो सेक्रेटरीट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो जो CIA का हेडक्वार्टर है वहीं जो है वो किसका रहेगा, वो रहेगा इसका B20 का। और याद रखना है CIA का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसके जो आप कह सकते हो चेयर ऑफ बिजनेस अपॉइंट किए गए वो N चंद्रशेखरन अपॉइंट किए गए हैं, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री B20 इंडिया का सेक्रेटरीट रहेगा, जिसमें इंडिया के बिजनेस एजेंडा के बारे में चर्चा की जाएगी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल मनाती है दिसंबर 2022 में? तो ये है इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल, और ये मनाया गया किसकी तरफ से, गोवा की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से इसको आयोजित किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ मिलके और गोवा गवर्नमेंट के साथ मिलके। ये बेसिकली फेस्टिवल 3 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में मनाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि इंडिया का कनेक्शन जो है वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी इम्प्रूव हो सके, खास करके पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज़ के साथ जो है वो इम्प्रूव हो सके, इसलिए इसको लूजोफोन फेस्टिवल जो है वो बोला जाता है। और इस इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल को स्पेशली उद्घाटन किया है प्रमोद सावंत जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। और इस इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल जो है वो हर साल किया जाता है, ताकि गोवा और जो कम्युनिटी है पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज़ की उनको हम बढ़ा सकें, क्योंकि पोर्तुगीज़ का कंट्रोल रहा है गोवा के ऊपर। वास्को डी गामा आए थे 1498 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का मकसद यही है कि लोगों को सब्सिडी जो है वो मिल सके अगर वो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लगाते हैं। ये कब तक बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया है मार्च 2026 तक। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसका फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें उनका टारगेट क्या है कि हमने 40,000 मेगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर सोलर पावर को जनरेट करना है, जो कि हमने 2022 तक करना था, लेकिन अब ये 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसमें मिनिस्ट्री जो है वो 40% सब्सिडी देती है सोलर पावर के ऊपर। अगर 3 किलोवाट तक का लोड है, मतलब फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, बाकी के लिए आपको 20% सब्सिडी मिलेगी अगर 3 से लेकर 10 किलोवाट तक का लोड है उसमें। और इसमें रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को स्पेशली कहा है कि आपने कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना, क्योंकि आपको जो है वो यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से। तो इसका मेन मकसद यही है कि हम टारगेट को अचीव कर सकें और सोलर के ऊपर फोकस कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिसेंटली ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज डिक्लेयर किए गए हैं इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, जिनका नाम है शेख हसीना। आंसर क्या है, 3 है। तो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इनको ग्लोबल एम्बेसडर का टाइटल दिया गया है डायबिटीज़ के लिए इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है इंटरनेशनल डायबिटिक सेरेमनी या वर्ल्ड डायबिटिक कांग्रेस 2022, ये लिस्बन में हुई है, कहाँ पे, पोर्तुगल में। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर हैं डायबिटीज़ की, और ये टाइटल स्पेशली रिसीव किया है बांग्लादेश एम्बेसडर की तरफ से, जो कि पुर्तगाल के अंदर तैनात हैं। और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, 1996 से लेकर 2001 तक, 2009 से लेकर 14 तक, और 14 से लेकर अब तक जो है वो अभी भी शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री में। बांग्लादेश बना था 1971 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी रिसेंटली लॉन्च करती है होम लोन स्कीम, जिसका नाम है रोशनी? ये टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के लिए इसको जारी किया गया है। तो इसमें टोटल 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। फिर इसमें 10 लाख एडिशनल अमाउंट रखी गई है कि वो भी दिया जा सकता है, मतलब 5 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है।
और ये स्टार्ट किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से। तो आपने कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है, क्या है, रोशनी। तो इसके साथ ही जो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, ये लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें 5 से 30 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लोगों को बनाने में हेल्प होगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं। अगर 2022 की ह्यूरोन ग्लोबल 500 लिस्ट देखें, जो कि ह्यूरोन की तरफ से पब्लिश की गई है दिसंबर 2022 में, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात इसमें सही है। तो 2022 की ह्यूरोन ग्लोबल 500 में 20 इंडियन कंपनीज को शामिल किया गया है टॉप 500 में, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत ही अच्छी बात है, 500 में से 20 कंपनीज जो हैं वो इंडिया की हैं। पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है। इंडिया जो है वो 5वें स्थान पे आ गया 2022 की लिस्ट में, जबकि 9वें स्थान पे था 2021 में, क्योंकि 2021 में केवल कितनी कंपनीज को शामिल किया गया था, 8 कंपनीज को शामिल किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या टीसीएस टॉप करता है इंडियन फर्म्स की लिस्ट में, जबकि एप्पल टॉप करता है पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में। ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि टीसीएस जो है वो टॉप नहीं करता, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप करता है, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यूएशन जो है वो $202 बिलियन तक पहुंच गई है और इसका पूरे वर्ल्ड में जो स्थान है वो 34th नंबर पे है। और इसमें आप कह सकते हो कि दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वो टीसीएस आ जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो टॉप है वो एप्पल ही है, क्योंकि इनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो $2.4 ट्रिलियन है। और दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है, जिसकी $1.8 ट्रिलियन है। तीसरे स्थान पे जो है वो अल्फ़ाबेट है, जो कि पेरेंट कंपनी है किसकी, गूगल की। तो आपने याद रखना है, इसमें सही स्टेटमेंट ओनली 1 और 2 है। और इसमें स्पेशली एक रिकॉग्नाइजेशन दी गई है वर्ल्ड की सबसे बड़ी 4 कंपनीज। कौन कौन सी हैं वो वर्ल्ड की सबसे 4 बड़ी कंपनीज? एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है और साथ में कौन है, अल्फ़ाबेट है। तो AAM इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 15वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। कौन बने हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर याद रखना है और चीफ मिनिस्टर का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस टोटल 68 मेंबर की असेंबली में 40 सीट जो हैं वो जीत चुकी हैं। और इससे पहले जयराम ठाकुर जी थे चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, लेकिन अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो क्या बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और आपने साथ ही याद रखना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, ये बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दिसंबर 2022 में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पे और दूसरी बार लगातार ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। और कौन से नंबर के बने हैं, 18th चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर हिमाचल प्रदेश का पूछ लें तो 15th है और अगर गुजरात का पूछ लें तो 18th है। और आपने याद रखना है कि गुजरात असेंबली इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली और जो भूपेंद्र पटेल हैं इनकी सीट कौन सी है, गटलोडिया सीट है। और ये रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं, लगभग 1.92 लाख वोट से जो हैं वो जीते हैं। और दूसरी बार लगातार चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि ये पहली बार सितंबर 2021 में बने थे। तब जो विजय रूपानी जी देश को, मतलब आप कह सकते हो पूरी स्टेट को चला रहे थे। उसके बाद जो है वो इनकी जगह किसको लगाया गया, भूपेंद्र पटेल को लगाया गया। और बीजेपी 7वीं बार जो है वो गुजरात इलेक्शंस को जीती है और टोटल 182 सीट्स हैं गुजरात की, जिसमें से 156 जो है वो किसने जीती हैं, बीजेपी ने जीती हैं। इसमें कांग्रेस की 17 सीट्स आई हैं और आम आदमी पार्टी की अच्छी शुरुआत हुई है कि 5 सीट्स उन्होंने भी इसके अंदर जीत ली हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की दिसंबर 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की और वो बनी है पीटी उषा। आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। 58 साल की हैं पीटी उषा, रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और साथ ही साथ ये फर्स्ट ओलंपियन और फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लीड करेंगी पूरे 95 साल की हिस्ट्री के अंदर। इससे पहले जो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे महाराजा यादविंदर सिंह, जिन्होंने इसको लीड किया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, ये प्रेसिडेंट रहे थे 1938 से लेके 1960 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एक प्राइवेट मिशन
जो कि मून पे भेजा जाएगा, किसकी मदद से? जापानीज लैंडर हाकुतो आर की मदद से, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रोवर है उसकी मदद से, और ये लॉन्च किया गया केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। तो आपने याद रखना है कि ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। कौन सी दो कंट्रीज की मदद से? एक तो जापान का जो है वो लैंडर है और यूएई का रोवर है। तो इसका नाम है हाकुतो आर, जिसकी मदद से जो स्पेसएक्स ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट से जो है वो लॉन्च किया है। और हाकुतो आर लैंडर जो है वो कहाँ पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा एटलस क्रेटर के पास। एटलस क्रेटर जो कि साउथ ईस्टर्न एज है मून का, जो कि कोल्ड एरिया है, और ये अप्रैल 2023 में वहाँ पे पहुँच जाएगा। और नासा का एक अनमैन्ड ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है वो भी अपना पहला मिशन जो है वो पूरा करेगा, और 11 दिसंबर 2022 को बेसिकली उन्होंने इस मिशन को पूरा कर लिया है और मून के अराउंड जो है वो पूरा चक्कर लगा के आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इस मिशन को भी पूरा किया है। और इवन ये जो पूरा स्पेसक्राफ्ट है ये मैक्सिको के पास जो पैसिफिक ओशन की बाउंड्री लगती है वहाँ पे उतरा था, और अब ये मिशन जो है वो उनका पूरा हो चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश की अपनी पहली रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021? स्टेट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। तो इस रिपोर्ट का मेन मकसद यही है कि क्लाइमेट के ऊपर कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, और किस तरह से सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है वो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है या पानी के रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वो इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली बताया गया है। तो पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो 3.6 बिलियन लोग हैं जिनके पास जो है वो सफिशेंट मात्रा में पानी नहीं है, और पूरी मात्रा में पानी नहीं है, और जिसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी के रिसोर्सेज की कमी आने वाले टाइम में हो सकती है। और इसमें यह भी बताया गया कि 2001 से लेकर 18 तक जितने भी नेचुरल आपदाएं आई हैं उसमें 74% पानी की ही हैं। तो इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज को बचा के रखना होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में शाजी केवी को चेयरमैन लगाया गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शामिल कर लें। और वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहा है क्योंकि बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये बनाए गए हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। इससे पहले जो है वो सुचिंद्रा मिश्रा था, सुचिंद्रा मिश्रा थे, और ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो कि एडिशनल चार्ज के पद पे यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन अब परमानेंट लगा दिए गए हैं। शाजी केवी चेयरमैन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु रिप्लेस्ड सौम्या स्वामीनाथन? सौम्या स्वामीनाथन को कौन रिप्लेस करेगा? नया चीफ साइंटिस्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लगाए गए हैं, और ये सेकेंड क्वार्टर 2023 में इस रोल के ऊपर आ जाएंगे, और ये लगाए गए हैं जेरमी फरार। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर जेरमी फरार को अपॉइंट किया है नया चीफ साइंटिस्ट, और ये सेकेंड क्वार्टर मतलब जून के बाद जो हैं ये ज्वाइन करेंगे एज ए चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। सौम्या स्वामीनाथन ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था नवंबर के महीने में, और 5 साल जो हैं वो इस पोस्ट के ऊपर वो रही थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन आप एक अपॉइंटमेंट और यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉक्टर अमेलिया फॉर्मर मिनिस्टर हैं हेल्थ की किंगडम ऑफ टोंगा की, तो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एज ए चीफ नर्सिंग ऑफिसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम चेयरपर्सन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, और वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, और इनका नाम है रजीवा लक्ष्मण करंदीकर। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजीवा लक्ष्मण करंदीकर जो कि प्रोफेसर हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के, उनको पार्ट टाइम चेयरपर्सन लगाया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, और 3 साल के लिए इनको लगाया गया है। और साथ ही साथ ये पार्ट टाइम चेयरपर्सन तो रहेंगे लेकिन प्रोफेसर भी रहेंगे कहाँ पे? चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के। और आपने याद रखना है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, और ये किसकी रिकमेंडेशन से लगाई गई थी? सी रंगाराजन कमीशन की रिकमेंडेशन से इस बॉडी को बनाया गया था। और कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर HSBC बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर फाइनल देखें जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ दिसंबर 2022 में?
तो याद रखना है HSBC बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 का जो फाइनल टूर्नामेंट है वो कहाँ पे हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। ये 7 से लेकर 11 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई। तो पढ़ लेते हैं। विक्टर एक्सेल्सन जो हैं वो इसमें जीते हैं मेंस सिंगल्स के अंदर। इन्होंने एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को हराया है जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। तो मेंस कैटेगरी के अंदर विक्टर एक्सेल्सन जो हैं वो जीतते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वुमेन कैटेगरी के अंदर अकाने यामागुची जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जो चाइनीज ताइपाई की ताई जू इंग हैं इनको हराया है सिंगल्स के अंदर। तो वुमेन के अंदर अकाने यामागुची जो है वो जीतती हैं, ये भी बात सही है। तीसरी स्टेटमेंट है कि इंडियन शटलर HS प्रणय जो हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन से एक मैच के अंदर जीत जाते हैं। तीसरा और फाइनल ग्रुप ए का मेंस सिंगल्स मैच था, और लेकिन ये इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाते क्योंकि ये फाइनल्स में एंटर नहीं कर पाते, लेकिन एक टूर्नामेंट के अंदर एक मैच के अंदर इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हराया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीफाइनल्स के अंदर भी। तो प्रणय जो हैं वो तीसरे स्थान पे जो हैं वो रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ABC। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में गमचा या गमोचा को जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कौन सी स्टेट का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? ये दिया गया है असम का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 4 होगा कि गमचा जो कि एक सिंबल है असम कल्चर का, उनके आइडेंटिटी का, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है 5 साल के बाद, क्योंकि इनिशियल एप्लीकेशन 2017 में दी गई थी। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब यही है कि वो प्रोडक्ट वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, चाहे वो कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई इंडस्ट्रियल गुड है, नेचुरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है उसकी ओरिजिनलिटी के लिए। तो गमचा जो है वो हाथ से एक तरह से आप कह सकते हो कि बुना भी जाता है, या इसको रेडीमेड भी जो है वो खरीदा जा सकता है। कॉटन का कपड़ा होता है जिसके बिल्कुल कॉर्नर पे रेड बॉर्डर्स जो हैं वो लगे होते हैं, और इसके कई डिज़ाइन जो हैं वो अब मिलने लगे हैं। तो गमचा एक तरह से टावल की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि असम के हर घर में आपको शोल्डर पे जो है वो दिख जाएगा। डेली एक्टिविटी में यूज़ करते हुए वो उसको यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे लगाया गया है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का 2032 की ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होनी है। किसको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का? ये लगाया गया है सिंडी हुक को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो सिंडी हुक जो कि इनॉग्रल और फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2032 की जो समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स होनी है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होनी है, 2028 की होनी है वो लॉस एंजल्स में होनी है, और 2024 की जो होनी है वो कहाँ पे होनी है? पेरिस के अंदर। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ब्रिस्बेन को कंफर्म किया गया 2032 की समर ओलंपिक्स के लिए। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ब्रिस्बेन ऐसी फर्स्ट होस्ट सिटी बनेगा जहाँ पे ओलंपिक्स जो है वो नए बिड प्रोसेस के थ्रू जो है वो की गई, और फर्स्ट ओलंपिक होस्ट सिटी रहेगी जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट की गई, इसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया पहले भी 2 बार ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है। 1956 में मेलबर्न में हुई थी, और 2000 में जो है वो सिडनी में हुई थी, लेकिन ब्रिस्बेन में पहली बार हो रही हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 9 नए प्रोडक्ट्स को। तो आपने 9 नए प्रोडक्ट्स जो है वो एक बार देख लेने हैं, ऐसे आपने याद नहीं रखने हैं, एक बार उसको पढ़ लेना है। तो इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कितने हो गए हैं? तो आपने याद रखना है टोटल इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 432 हो गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। और जो 9 नए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए हैं उसमें से 5 तो सिर्फ कहाँ के हैं? केरला के हैं। तो टोटल नंबर इनको ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? 432, जिसमें 401 प्रोडक्ट्स तो जो है वो इंडियन ओरिजिन हैं, और 31 प्रोडक्ट जो हैं वो इसमें वो फॉरेन ओरिजिन के माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में ये पहली इंडिया की कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन चुकी है। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज, और ये कौन सी बन गई है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गई है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी कार्बन एमिशन जो है वो नहीं होगा। तो आप कह सकते हो ये किसकी मदद से किया है? कंपनी है EKI एनर्जी, उनकी मदद से इन्होंने इसको जो है वो अचीव किया है, और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ने EKI के साथ टाई अप किया था कि उन्होंने कार्बन न्यूट्रल बनना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज, कौन सी इंडियन कंपनी जो है वो लिस्ट की गई है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज की लिस्ट में। सबसे बड़ी 100 कंपनीज जो कि हथियारों को बनाती हैं, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसकी एक लिस्ट जारी की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उसमें 2 इंडियन कंपनीज को शामिल किया गया है, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये टॉप 100 में कंपनीज आती हैं। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। और HAL का रैंक जो है वो 42nd है 2021 की रैंकिंग में, जबकि इससे पहले 43rd था, मतलब इंप्रूव हुआ है एक रैंक। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो रैंक है वो 63rd था और पिछली बारी 69 था। तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो USA की हैं। 40 कंपनी जो है वो टॉप 100 में किसकी हैं, USA की हैं। और दूसरा स्थान जो है वो इसमें किसका है, चाइना का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अगर 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखें जो कि गोवा में हुआ, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है, ईरानियन फिल्म है जिसका नाम है मित्रा और इसको डायरेक्ट किया है नादव लेपिड ने और इनको अवार्ड दिया गया है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल और ये 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस ईरानियन फिल्म का नाम मित्रा नहीं है। एक तो याद रखना है इसका नाम नरगेसी है, नरगेसी। और इसको डायरेक्ट किसने किया है, इसको डायरेक्ट किया है पयाम ई ने, ना कि नादव लेपिड ने। तो इसको दिया गया है गांधी मेडल, यूनेस्को गांधी मेडल। नेक्स्ट, सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जो मिला है वो नादेर सेवियर को मिला है, जिन्होंने एक टर्किश फिल्म बनाई है जिसका नाम है नो एंड। कौन सी टर्किश फिल्म बनाई है, नो एंड। तो बेस्ट डायरेक्टर का खिताब इनको मिला है। नेक्स्ट, वाहिद मोबासिरी, इनको नो एंड मूवी के लिए ही जो है सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। और डेनिएला मारिन नवारो को आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नादेर सेवियर को नो एंड मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर वाहिद मोबासरी को नो एंड मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जो है वो किसको मिला है, डेनिएला मारिन को, और वो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मूवी के लिए मिला है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और स्पेनिश फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जो कि वैलेंटिना मायरूल ने डायरेक्ट की है और इसको गोल्डन पीकॉक खिताब मिला है, मतलब बेस्ट फिल्म का खिताब जो है वो दिया गया है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट मूवी कौन सी है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक रिसेंटली पार्टनरशिप करता है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ और एशिया का पहला एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, ज़्विच। नाम याद रखना है, ज़्विच को लॉन्च किया गया है। ये एसबीआई बैंक इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा। तो एक ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके जो है ये एसबीआई बैंक इंडिया ने ये एशिया का फर्स्ट एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म ज़्विच को लॉन्च किया है। तो ज़्विच के अंदर ना तो कोई कोडिंग है, लो कोड फुल स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सोल्यूशन है, जिसको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज यूज़ करके अपने खुद के फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकती हैं, अपनी एप्लीकेशंस बना सकती हैं, अपने डैशबोर्ड बना सकती हैं। तो ये फ़ायदा देगा अलग अलग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ज़्विच। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जो कि सक्सेसफुली अपना जो मून के लिए स्पेसक्राफ्ट है उसको आगे बढ़ाती हैं, जिसका नाम है क्यूबसैट इक्विलिब्रियम ल्यूनर अर्थ 0.6U स्पेसक्राफ्ट। नवंबर 2022 में इसको मून के लिए लॉन्च किया गया और ये कंपनी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, मतलब जापान की स्पेस एजेंसी है। तो उन्होंने इस क्यूब सैटेलाइट या इक्विलिब्रियम ल्यूनर अर्थ 0.6U स्पेसक्राफ्ट को जो है वो पानी से प्रोपेल करके, पानी का यूज़ करके जो है स्टीम का यूज़ करके उन्होंने इसको चलाया है और इसको लॉन्च किया है। इसमें पेलोड्स जो हैं वो डाले गए हैं, लेकिन नासा के ओरियन एयरक्राफ्ट के साथ जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्बिट कंट्रोल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट स्टीम वाटर प्रोपेलेंट propulsion सिस्टम है, मतलब स्टीम की मदद से जो है वो इसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो ये जापान ने करके दिखाया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट जो है वो 10 दिन का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करती है दिसंबर 2022 में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, ये नागालैंड का है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया गया।
नागा हेरिटेज विलेज में मनाया गया, किसामा में इसको मनाया गया बेसिकली, और ये 12 किलोमीटर दूर है कोहिमा से, नागालैंड में। और ये 23rd एडिशन था, ये आपको नंबर पूछा जा सकता है, 23rd एडिशन था हॉर्नबिल फेस्टिवल का। और जगदीप धनखड़ जी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस फेस्टिवल के अंदर एज ए चीफ गेस्ट जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो ये नागा वॉरियर ट्राइब की मेन सेलिब्रेशन है, जो कि 10 दिन तक चलती है, और ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड बैंक की 37th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट देखें तो इंडिया जो है वो कितने रुपए से ज़्यादा रेमिटेंस 2022 में रिसीव करेगा। तो इंडिया $100 बिलियन तक जो है वो रिसीव कर सकता है 2022 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंडिया ऐसा मात्र पहला कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में जो इतना पैसा रिसीव करेगा, $100 बिलियन तक रिसीव करेगा। और रेमिटेंस का मतलब है कि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ पे पैसा बेच रहे हैं, इंडिया के लोग हैं बाहर गए हुए हैं, सेटल हुए हैं, तो यहाँ पे पैसा बेच रहे हैं। तो इसका मतलब रेमिटेंस ग्रोथ जो है वो इंडिया में खास करके हो रही है। पिछले साल जो वो लगभग $89 बिलियन जो हैं वो बाहर से आए थे। इस बार इंडिया ऐसा पहला कंट्री बनेगा जो कि $100 बिलियन जो है वो रिसीव करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली ऑथराइज किया है आरबीआई की तरफ से, ताकि वो गवर्नमेंट बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो काम कर सकता है, लाइक कोई टैक्स डिपॉजिट करना है या कुछ और करना है, जितना भी गवर्नमेंट का काम है उस बैंक की हिस्सेदारी जो है वो उसमें हो सकती है। यह है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को ये परमिशन दी गई है कि वो बैंक के जो भी काम है वो तो करेगा ही करेगा, साथ में गवर्नमेंट की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी कर सकता है। तो स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस को जो है वो मॉडिफाई किया है, स्पेशली डिजिटल लैंडिंग को लेके, जो कि सितंबर में जारी की गई थी। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं तो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और अनएथिकल लोन रिकवरी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि उनकी कार उठा लाए, उनके घर से सामान ले आए, तो सारी चीज़ें जो हैं वो अब लागू नहीं होंगी, उसके ऊपर जो है वो कड़ी निगाह रखी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को ऑफिशियल बैंक भी डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट का। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से पॉइंट जो हैं वो सही हैं अगर रिसेंटली रिपोर्ट देखें या रिसेंटली जो स्टेप लिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या स्टेप जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फ्रेमवर्क जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कैटेगराइज करने का वो थोड़ा सा चेंज किया है 1 दिसंबर 2022 से। तो आरबीआई ने जो है वो 4 कैटेगरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डिवाइड किया। अभी 2 कैटेगरी में चल रहा है, तो 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। और मिनिमम नेटवर्थ आरबीआई ने जो है वो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रखी है 1 करोड़ और बाकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रखी थी 5 करोड़। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आरबीआई ने कुछ रूल सरल कर दिए हैं फॉरेन ब्रांचेस के लिए या उनकी सब्सिडरीज के लिए जो कि बैंक की हैं, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है और इंडिया के अंदर पहले उनको परमिशन नहीं थी, तो उनके लिए रूल कुछ सरल कर लिए हैं ताकि वो इंडिया में काम कर सके 1 दिसंबर 2022 से। ये बात भी बिल्कुल सही है। और लेटर ऑफ कॉपरेशन वर एक्सचेंज, 2 आप कह सकते हो कि लेटर ऑफ कॉपरेशन साइन हुए हैं आरबीआई और फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी जापान के बीच में, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन कर सके और दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में ट्रेड अच्छे से कर सकें, ताकि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है बेसिकली ना आए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अपना एक फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम है IN50, और इसको निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड भी बोला जा सकता है। IN का मतलब है इंडेक्स 50, तो इसका मतलब टैक्स सेवर इंडेक्स फंड, जिसको निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जा सकता है, और ये लॉन्च किया है IIFL म्यूचुअल फंड ने। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख लें। और फंड मैनेजर हैं IIFL के निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड के, वो बनाए गए हैं परिजत गर्ग। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। और स्कीम स्पेशली लॉन्च की गई है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन से, जो कि पैसिव फंड को लॉन्च करने की परमिशन देता है मई 2022 से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट हैं अगर 2022 की बरगंडी प्राइवेट ह्यूरॉन इंडिया 500 लिस्ट देखें, जो कि दिसंबर 2022 में रिलीज की गई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 17.2 लाख करोड़ है, 17.2 लाख करोड़ है। और दूसरा स्थान इसमें किसका है? टीसीएस का है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। और 3.6% की ग्रोथ के साथ रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पहले स्थान पे है। और तीसरा स्थान इसमें एचडीएफसी बैंक का है। दूसरा है इन्फोसिस लिमिटेड जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है इंडिया के अंदर, जो कि लगभग 5,92,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। दूसरी कंपनी है टीसीएस। ये गलत है, इन्फोसिस पहले पे नहीं है, पहले पे टीसीएस है, दूसरे नंबर पे नहीं है टीसीएस। दूसरे नंबर पे कौन सी है? क्वेस्ट कंपनी है, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड। तो ये बात जो है वो गलत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मोस्ट वैल्यूड अनलिस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर, और दूसरे स्थान पे इसमें बाइजू है जो कि एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, वो दूसरे स्थान पे है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2022 जो है वो चिपको मूवमेंट को मिला है, ए पीपल मूवमेंट को। और ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2022 चिपको मूवमेंट बुक को मिला है। और ये चिपको मूवमेंट बुक जो है वो लिखी है वो शेखर पाठक ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो एक पॉपुलर मूवमेंट थी जिसमें लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे, और ताकि पेड़ ना काट सकें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैंपेन था, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। एक हिस्टोरियन और एक्टिविस्ट हैं शेखर पाठक, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और एनआईएफ का यहाँ पे मतलब है न्यू इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, इसलिए ये अवार्ड मिलता है चिपको मूवमेंट बुक को। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस बुक को लिखा शेखर पाठक ने है, लेकिन इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो मनीषा चौधरी ने किया है। और ये 5th एडिशन है इस कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज का, जो कि शेखर पाठक को दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट सही हैं? अगर रिसेंटली गाइडलाइंस देखें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की, जो कि ड्रोन्स के लिए जारी की गई हैं या ड्रोन कंपोनेंट्स बनाने वाले के लिए जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये ओनली उन्हीं कंपनीज को मिलेगी जो कि ड्रोन्स को बनाते हैं, ड्रोन कंपोनेंट्स को बनाते हैं। और इस स्कीम में 120 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे, फंडिंग दी जाएगी। और ये टाइम पीरियड होगा 2022, 23, 24, 25 के लिए। और ये ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स बनाने के लिए ही दी गई है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्कीम जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ओपन है, स्टार्टअप्स के लिए ओपन है इंडिया के अंदर, जो कि ड्रोन बनाती है और जिनकी एनुअल सेल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ है। तो यहाँ पे 5 करोड़ नहीं है, जिनकी एनुअल सेल टर्नओवर 2 करोड़ तक की है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट जो है बेसिकली गलत हो जाती है। सी, जो नॉन एमएसएमईज हैं अगर वो ड्रोन बनाते हैं तो उनकी एनुअल सेल टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ तक होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ओनली ए एंड सी है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है? अगर डिजिटल रूपी के बारे में देखें, जो रिटेल सेगमेंट का है, जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी रिसेंटली डेमो बेसिस पे दिसंबर 2022 में लॉन्च की गई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से गलत है। तो आरबीआई ने अपना पायलट प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल करेंसी का ई रूपी जिसको कहेंगे वो 4 शहरों में लॉन्च किया है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है कि 4 जगह पे इसको जो है वो स्पेशली लॉन्च किया गया है। तो ए स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 1.30 करोड़ रुपए 4 बैंक्स को रिलीज किए हैं डिजिटल करेंसी के माध्यम से। यहाँ पे ये गलत है। 1.71 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 71 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे जारी किए गए 4 बैंक्स को। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है, तीसरा एक्सिस नहीं है, येस बैंक है, चौथा जो है वो एचडीएफसी नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो इन 4 बैंक्स को जारी किए गए हैं। फिर ये दूसरे फेज में 4 को और जारी किए जाएंगे, मतलब टोटल 8 बैंक्स को जारी किए जाएंगे। तो आंसर जो है वो यहाँ पे बी तो गलत हो गया। और ई रूपी जो है वो सेफ मनी की ऑप्शन देता है, आप पेमेंट कर सकते हैं ई रूपी के थ्रू। और आरबीआई जो है इसकी लायबिलिटी लेता है, मतलब डायरेक्ट लायबिलिटी ये आरबीआई के थ्रू जो है प्रोवाइड की जाएगी, मतलब ये लीगल करेंसी है एक तरह से। तो इसका मतलब ये भी जो है वो बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली बी होगा, 2 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो सही है? जो सेकंड एडिशन देखें अर्थ शॉर्ट प्राइस 2022 का, अर्थ शॉर्ट प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अर्थ को बचाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स किए, तो उनको अर्थ शॉर्ट प्राइसेस जो है वो दिया जाता है। और जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं विलियम, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है विनर्स की और उनको प्राइस दिया है। और एक बार पढ़ लेते हैं।
एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है खेती, या खेती भी कह सकते हैं, उनको अर्थ शॉर्ट प्राइज से जो है वो नवाजा गया प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में। सही है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंडिजीनियस वुमेन ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, इनको भी एक अवार्ड मिला रिवाइव आर ओशन कैटेगरी के अंदर। ये बात भी सही है और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मुकुरू क्लीन स्टोव्स जो कि कीनिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी क्लीन आर एयर कैटेगरी के अंदर जो है वो अवार्ड दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड एक कैटेगरी है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नतपला, और ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती हैं, इनको भी ये खिताब मिला है। तो इस तरह से आपने इंडियन स्टार्टअप का याद रखना है जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा ऑल ए बी सी। अगला है विच कंट्री विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार एग्रीमेंट, जो कि एक मल्टीलेटरल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एग्रीमेंट है जो कि 1 जनवरी 2023 को साइन किया गया। और 1 जनवरी 2023 को अब चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास चली गई है? इंडिया के पास। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इंडिया इसकी चेयरमैनशिप एज्यूम करेगा और कितना टाइम पीरियड रहेगा इंडिया का? 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा। और इससे पहले ये चेयरमैनशिप जो है वो आयरलैंड के पास थी, अब आयरलैंड से कहाँ पहुँच गई है? इंडिया के पास पहुँच गई है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वासेनार एग्रीमेंट बेसिकली है क्या? वासेनार एग्रीमेंट जो है वो एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्रीमेंट है जिसको 1996 में बनाया गया था। और इसका मेन मकसद यही है कि जो वेपन्स हैं उनकी ट्रांसफ़र के ऊपर रोक लगा सकें, और जो गुड्स हैं उनको किस तरह से एक्सपोर्ट करना है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये वासेनार एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली साइन किया गया। अभी फिलहाल 42 मेंबर्स हैं इसके, और वॉलंटरी बेसिस पे जो है वो इसमें आप मेंबर बन सकते हैं, और आपका डिसीजन जो है वो कंसेंसस बेस पे लिया जाता है, वोटिंग करके लिया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो कि रिलीज की गई, इंडिया की रैंकिंग कौन से नंबर पे है सेफ्टी के माध्यम से एविएशन इंडस्ट्री में 2022 में, जबकि 2018 में इंडिया का रैंक जो है वो 102 था। तो इंडिया ने सेफ्टी पर्पस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एविएशन सेक्टर में बहुत ही कड़ी हिदायतें दी हैं, जिसके कारण इंडिया की सेफ्टी में रैंक बहुत इंप्रूव हो गया है। 48th रैंक आ गया है एविएशन इंडस्ट्री में, जबकि चाइना हमसे पीछे है। चाइना का रैंक जो है वो 49th है। तो टॉप 10 कंट्रीज में सबसे ऊपर जो है वो सिंगापुर, जो कि सबसे अच्छा सेफ्टी एविएशन रैंकिंग के अंदर टॉप करता है, सबसे अच्छी सेफ्टी है उनकी एविएशन इंडस्ट्री में। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तीसरे स्थान पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, फ्रांस है उसके बाद। तो इस तरह से टॉप 10 कंट्रीज में ये लिस्ट शामिल है। यूएसए का स्थान जो है वो पीछे है, 22nd नंबर पे है यूएसए, और पाकिस्तान का रैंक जो है वो बहुत ही नीचे है। लेकिन चाइना जो है वो पीछे है, 49th रैंक है चाइना का। इजराइल का 50th है, टर्की का 54 है, डेनमार्क का 55 है, पोलैंड का 60 है। मतलब ये वो कंट्रीज़ हैं जो अच्छी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जनरली इनका नाम आता है, लेकिन इंडिया से जो है वो इनके स्थान पीछे है एविएशन सेफ्टी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है। दिसंबर 2022 में कौन सी कंपनी जिसका नाम है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कहाँ से बिलोंग करती है, जिसने फर्स्ट गोल्ड ATM जो है वो लगाया है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने फर्स्ट गोल्ड ATM जो है वो लगाया है कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। और साथ ही साथ याद रखना है कि ये कंपनी भी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? हैदराबाद तेलंगाना से। इन्होंने ये लगाया है रघुपति चैम्बर्स में, जो कि बेगमपेट हैदराबाद में स्थित है। और तेलंगाना की वुमेन कमीशन चेयरपर्सन है सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, उन्होंने इस गोल्ड ATM सेंटर का उद्घाटन किया है। और गोल्ड ATM जो है वो 0.5 ग्राम के गोल्ड से लेके 100 ग्राम तक का गोल्ड जो है वो निकाल सकता है, और इसमें आपको प्योरिटी का सर्टिफिकेट, वेट का सर्टिफिकेट जो है वो साथ में मिलेगा, और ये 24 घंटे ओपन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। अगला है कौन से इंडियन बिलियनियर्स हैं जिनका नाम लिया गया है 16th एडिशन फोर्ब्स एशिया हीरो ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट रिलीज जो कि दिसंबर में की गई है। फिलेंथ्रोपी लिस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा दानी सज्जन, जिन्होंने पैसा डोनेट किया है एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा। तो उसमें इंडियन हस्तियां जो शामिल हैं, गौतम अदानी जी शामिल हैं जो कि चेयरमैन हैं किसके? अदानी ग्रुप के। शिव नडार शामिल हैं जो कि SGS टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, और अशोक सूता हैं जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के। तो तीनों को शामिल किया गया, तो ऑल 1 2 3 होगा। इन 3 के बिना एक मलेशियन कपल हैं ब्राह्मल वासुदेवन, और उनकी वाइफ हैं शांति कांदिया जो कि वकील हैं, उनको ये भी इंडियन ओरिजिन है, और इनको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। मतलब इन्होंने एजुकेशन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी कमिटमेंट को जारी रखा और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इसमें डोनेट किया है।
और मलेशियन जो इंडियन हैं ब्राह्मल वासुदेवन, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं, कोलंबुर बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका नाम है क्रिएटर, और उनकी वाइफ है शांति कांदिया। उन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ जो कि मलेशिया से या इंडोनेशिया से बिलोंग करती है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अपनी क्रिएटर फाउंडेशन के थ्रू। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर साइंस 2022 इन ऑस्ट्रेलिया? प्राइज फॉर साइंस 2022 इन ऑस्ट्रेलिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स कैटेगरी। तो सेकेंडरी स्कूल कैटेगरी के अंदर जो है वो वीना नायर को ये अवार्ड जो दिया गया है, और ये अवार्ड का नाम है प्राइम मिनिस्टर प्राइजेस फॉर साइंस 2022, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली दिया गया है। ये स्टीम के क्षेत्र में जनरली दिया जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और वीना नायर ने इन 5 स्ट्रीम्स को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वहाँ पे एक लीडर एंड हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी हैं व्यू बैंक कॉलेज के अंदर मेलबोर्न में, तो उनको ये अवार्ड दिया गया, और स्टीम प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स को करवाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर प्राइज़ फॉर साइंस जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ है ऑस्ट्रेलिया का। ये अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर या एक्सीलेंस के ऊपर, जो साइंस टीचिंग में अपना सहयोग देते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा शब्द जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द डिक्लेयर किया गया है गॉब्लिन मोड। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इसमें ऑनलाइन वोटिंग हुई है, 93% वोट्स जो हैं वो किसको मिली हैं? गॉब्लिन मोड को मिली है। दूसरा स्थान इसमें मेटावर्स का आया है, तीसरा स्थान #IStandWith आया है। और पहली बार जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू जो है वो किया गया, जिसमें 3 लाख लोगों ने वोटिंग की 2 हफ्ते के अंदर। और गॉब्लिन मोड का मतलब है कि इस तरह का बिहेवियर जो कि आप कह सकते हो लेजी है, जो कि ग्रीडी है, या आप कह सकते हो कि इस तरह का बिहेवियर जिसको सोशल जो लोग हैं वो बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करते, या सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं? गॉब्लिन मोड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनाई गई हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बनाई गई हैं मेघना अलावत। आंसर क्या होगा? 2 होगा। मेघना अलावत जो है वो वाइफ हैं, वाइस आप कह सकते हो, वाइस कह लो चाहे डेप्टी चीफ मिनिस्टर कह लो, डेप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनकी वाइफ हैं। तो उनको बनाया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। इससे पहले दुष्यंत चौटाला खुद प्रेसिडेंट थे, अब उन्होंने अपनी वाइफ को प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया है। और आप कह सकते हो कि फॉर्मर इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं एक, जिनका नाम है कमलेश मेहता। 8 बार जो है वो नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। 1985 में उनको सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो शामिल नहीं की गई हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या BBC 100 वोमेन लिस्ट के अंदर? तो BBC ने 100 पावरफुल वोमेन या इंस्पिरेशनल वोमेन को शामिल किया गया, जो पूरे वर्ल्ड में इंस्पायरिंग वोमेन है, इन्फ्लुएंशियल वोमेन है, उनको शामिल किया है, जिसमें से 4 इंडियन वोमेन जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें एक तो प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं, आपको पता ही एक्ट्रेस हैं। श्रीषा बांदला हैं, जो श्रीषा बांदला हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। गीतांजलि श्री हैं, बुकर प्राइज़ विनर हैं, ऑथर हैं मतलब। और एक हमारे पास स्नेहा जावले हैं। स्नेहा जावले जो हैं वो सोशल वर्कर हैं। तो फाल्गुनी नायर का इसमें नाम नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। इसमें कई अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर्स का नाम शामिल है, कई रशियन म्यूजिकल परफॉर्मर का नाम शामिल है, कई गाना से ऑथर बिलोंग करते हैं उनका है, जैसे जुलिमा रोजास का नाम है, इसमें ट्रिपल जंप एथलीट हैं, तो इनके नाम शामिल हैं। लेकिन शॉकिंग है कि फाल्गुनी नायर का इसमें नाम नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया गया। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, और ये दिया गया है सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन को, आर्मंड मोंडो डिप्लेंटिस को। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2, तो आंसर 1 और 2 होगा। तो याद रखना है मैकलॉगलिन लेवरॉन जो कि वर्ल्ड वोमेन 400 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट करती हैं, और 2 बार इन्होंने 400 मीटर हर्डल्स में रिकॉर्ड बनाया है। और मोंडो डिप्लेंटिस जो हैं वो 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं 2022 में। तो बेसिकली कह सकते हैं कि वोमेन में सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन है और मेन में अरमांड मोंडो डिप्लेंटिस हैं। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है।
हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।